प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 10 ओजोन विघटन का संकट। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना ने सभी को बेहद चिंतनीय बना दिया है। आज हम इस परिच्छेद में पढ़ेंगे कि किस तरह से दुनिया के बहुत से देश इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अगले परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अर्थ होता है दिशा निर्देश देना। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। अब जब यह देखा गया कि ओजोन संकट बढ़ता ही जा रहा है, तो इस पर फिर बहुत से देशों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और यह बैठक सबसे पहले वियना में सन 1985 में हुई। बाद में यही बैठक सन 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हुई। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया था, उसके यह प्रावधान रखा गया था कि सन 1995 तक सभी देश जो हैं वो CFC की खपत में 50% की कमी कर देंगे और आगे चलकर यही सन 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। इसी विषय के तहत विकसित और विकासशील देशों के बीच आपस में मतभेद होने लगे। अब आगे गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण शब्द का अर्थ होता है संपत्ति एक दूसरे के हाथ में सौंप देना। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% जिम्मेदार अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। अब विकसित और विकासशील देशों में जब मतभेद उभरने लगा, तो इस कारण से विकासशील देश जो हैं वो ये चाहने लगे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश जो है वो वहन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओजोन विघटन के लिए वही देश क्या हैं, जिम्मेदार हैं। सन 1990 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी और 30% की हिस्सेदारी अकेले अमेरिका में थी। भारत का तो केवल 0.6 ही था। तो अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। विस्थापन शब्द का अर्थ होता है स्थान
परिवर्तन और कोष शब्द का अर्थ होता है खजाना। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकी के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। विकल्प शब्द का अर्थ होता है उपाय। समझौते के तहत यह व्यवस्था की कि सन 2010 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशिक्षणों की खोज में विकासशील देशों को आर्थिक मदद करेंगे। अब इसी समस्या पर विचार करने के लिए फिर से लंदन में एक बैठक हुई और इसी के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि सन 2010 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल करना एकदम कर देंगे, बंद कर देंगे और विकसित देश नए प्रशिक्षकों की खोज में विकासशील देशों की करेंगे, आर्थिक रूप से सहायता करेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती हैं तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा सकती हैं क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। अब स्थिति वो इतनी गंभीर हो गई थी कि इस स्थिति को देखते हुए सभी देश इस विषय पर सोचने लगे और सबने कदम उठाना शुरू कर दिए। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण धरती का तापमान निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा था और इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। ग्रीन हाउस वातावरण और जलवायु में होने वाला परिवर्तन। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती हैं तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं और इसके बाद पराबैंगनी किरणें जब धरती पर आती हैं तो धरती पर मौजूद वस्तुओं द्वारा उन्हें कर लेती हैं, अवशोषित की जाती हैं और विकिरण उत्सर्जित करने के बाद ये किरणें दोबारा से कहाँ जाती हैं? वायुमंडल के बाहर नहीं जा सकती हैं बल्कि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मॉनसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि होता है, बहुत अधिक बारिश होना, तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख नद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। गोमुख शब्द का अर्थ होता है गंगा का मुख और हिमनद का अर्थ होता है बर्फ की नदी। अब यहाँ पर इस परिच्छेद में लेखक का कहना है कि इस तरह से धरती का तापमान निरंतर होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और ध्रुवों पर जमी हुई जो बर्फ है वो निरंतर होती जा रही है, पिघलती जा रही है। तो यदि ऐसा ही होता रहा तो समुद्र का जलस्तर हो जाएगा, बढ़ता ही
जाएगा और जो तटीय क्षेत्र हैं वो सब पानी में डूब जाएंगे। ताप वृद्धि से जलवायु में क्या आएगा, बदलाव आ जाएगा और मॉनसून में परिवर्तन के साथ कहीं पर बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना हो सकती है और कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि वहाँ अकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में शोध के बाद ये पाया गया है कि हिमालय में गंगोत्री में स्थित गोमुख बर्फ का जो नदी है, बर्फ की नदी हर साल जो है वो क्या होती जा रही है, 18 मीटर खिसकती हुई जा रही है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा साथ में हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उत्तर भारत की बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाएगी। ऊसर होता है बंजर, जिसे बदल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है तथा ज़रूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाएं, अन्यथा कल तो शायद बहुत देर हो जाएगी। यह लेख लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं संग्रह से लिया गया है। तो आखिर में लेखक के कहने का यही अभिप्राय है कि हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर हम ऐसे ही सोचते रह जाएंगे तो यह समस्या जो है एक भयानक रूप ले लेगी और फिर अगर हम इसके सुझाव या इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय सोचेंगे तो हो सकता है कि शायद बहुत देर हो जाए। इसलिए सभी को मिलकर ओजोन विघटन की समस्या को रोकने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आंकलन पहला है ओजोन गैस की विशेषताएं। तो ओजोन गैस की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली है ओजोन गैस नीले रंग की होती है। दूसरी है यह प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। ओजोन विघटन के इसका दुष्प्रभाव है ओजोन विघटन के कारण अंतरिक्ष में आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी। दूसरा है अनेक प्रकार की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेंगी। अब आते हैं हम शब्द संपदा की और कृदंत बनाएं। कृदंत में बनाने में पहला है कहना। कहना का बन जाता है कथन। बैठना का बनेगा बैठक। लगना का बनता है लगाव। छीजना का बनता है छीजन। अभिव्यक्ति भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार लिखिए। एक समय था जब धरती का बहुत बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन शहरीकरण के प्रभाव के कारण उन्हीं जंगलों को काटा गया और फिर बड़ी बड़ी इमारतें और औद्योगिक विकास के लिए उन जंगलों को काटकर उन्हें प्रयोग में लाया गया। उद्योग धंधों के परिणाम के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बढ़ती गई और ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इसी समस्या के कारण मनुष्य को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को आए दिन
बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान। पर्यावरण की रक्षा में हमें किस तरह से अपना योगदान देना चाहिए? आज पूरी दुनिया पर्यावरण से पीड़ित है। पर्यावरण प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसी गैसें, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों और तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरों का कारण बन चुकी है। पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देते हुए हमें प्लास्टिक का कम से कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए हम सभी को मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। आधारित लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 4, ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। किस तरह से सभी देशों ने मिलकर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और किस तरह से CFC की खपत को कम करने का निर्णय लिया गया, ताकि सभी देश मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए ओजोन विघटन के संकट से सभी देशों को बचाने का क्या करें? प्रयास करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही। इसमें पहले तन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का इस्तेमाल किया जाता था। ये गैसें बहुत ही तीक्ष्ण थी और मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, लेकिन बाद में CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही। लेकिन बड़े पैमाने पर CFC यौगिक का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि के रूप में सिद्ध हुई। धन्यवाद।